जितना शक्तिशाली राजपूतों का टोला है, जितना शक्तिशाली भूमिहार का टोला है, उतना ही शक्तिशाली यादव का टोला है। लेकिन यादव का टोला तो शक्तिशाली बन गया, दलितों की बस्ती नहीं बनी है। आप मांझी के टोले पर जाएंगे तो मांझी शक्तिशाली नहीं बना है, इसीलिए इनका सामाजिक न्याय अधूरा है। हमारा ये कहना है कि इनका सामाजिक न्याय अधूरा है क्योंकि मांझी के टोला में वो समृद्धपना क्यों नहीं आया, क्यों वहाँ पर आज भी पानी का पीने का पानी जो है वो गंदा ही है, क्यों वो बस्तियाँ मलिन है, क्यों वहाँ पर सड़कें तो है ही नहीं। सड़कों की बात तो छोड़िए, गलियारे हैं, छोटी छोटी गलियारी, एक की मड़िया आप क्रॉस कर लो, दूसरी मड़िया तुरंत आ जाएगी, उस मड़िया को क्रॉस करेंगे तीसरी मड़िया आ जाएगी, रास्ता कुछ है नहीं। ठीक है, मड़िया बनाकर, झोपड़ी बनाकर लोग यहाँ पर रहते हैं। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, इनको तो टिकट देती ही है, लेकिन मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा अगर टिकट अगर किसी ने दिया है पूरे बिहार में, वो बहुजन समाज पार्टी है, जहां पर 9 सीटें आरजेडी ने दी है, उसे कई ज्यादा सीटें मुस्लिम तबके को दी है। और इसके साथ साथ ये बड़ी बात ये है कि जो मुस्लिम समाज से जो लोग को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, वो खास तौर पर कई पूर्व विधायक रहे हैं, कोई मंत्री रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और मुस्लिम समाज से है, और उनको बसपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। जो भी है वो अपने लालू यादव जी ने उतना काम किया है, लेकिन जो सामाजिक न्याय के लिए जो काम हुआ उसमें दलितों के हिस्से में कुछ नहीं आया। वोटर भी ये नहीं बता पा रहे कि यहाँ शिक्षा की कमी है, वोटर ये नहीं जज कर पा रहे कि भाई स्कूलों की कमी है, ये जज नहीं हो पा रहा है कि भाई हमारे समाज के चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो या माइनॉरिटीज़ हो, उस समाज के अंदर रुतबा बढ़ाने वाले काम भी पॉलिटिकल एजेंडे से या फिर पॉलिटिकल पावर से मतलब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से गायब हैं। सीमांचल जो कि वेस्ट बंगाल का वो बॉर्डर पड़ता है, तो वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वहाँ की भाषा भी सुरजापुरी है, वहाँ की बोली भाषा अलग है। वहाँ इस्लामिक कल्चर जो है वो 90% फॉलो किया जाता है, तो वहाँ के मुद्दे अलग हैं, वहाँ का किसान अलग है। वहाँ वक्फ बिल के मुद्दे को मुस्लिम बाहुल होने के कारण मुस्लिम मुद्दे ज़्यादा प्रभावी है। वहाँ सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर वहाँ लोगों में आक्रोश नज़र आता है, हिंदू राष्ट्र को लेकर एक डर नज़र आता है, गरीबी, बेरोज़गारी ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो हमारे मूलभूत अधिकारों को वॉयलेट करते हैं, ऐसे इसका डर हम सीमांचल में देखते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है बिहार में। लोग जिस मुताबिक अभी जो अपने जीवन को जी रहे हैं, शुरुआत शिक्षा से होती है। स्कूलों को बड़े पैमाने पर बंद करने का काम सरकार यहाँ पर जो चली है उन्होंने समय समय पर किया, नई स्कूलें नहीं खुल रही है। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और रोजगार उसके प्रभावित करता है, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं या फिर शिक्षा को लेकर सरकार के पास में ऐसा कोई प्लान नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो पाए, और उसके कारण लोगों के पास रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं होने के कारण लोग मजबूर है बिहार को छोड़ने। चाहे आप मांझी बस्ती पर अगर आप जाते हैं तो ऐसी हालात है कि हम अपने आँखों से जब देखते हैं तो हम अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हाँ, हम अमृत काल में हैं। हमने अमृत महोत्सव मनाया है, 75 साल संविधान को हो गए, 77 साल हमारी आज़ादी को हो गए, हमने इतनी सरकारें बनाई हैं, बिहार ने इतने मुख्यमंत्री देखे हैं, भारत ने इतने प्रधानमंत्री देखे हैं, बावजूद इसके हम दूसरे स्टेट की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, और यहाँ का जो जनजीवन है, यहाँ के जो लोग जीवन यापन करते हैं, उन तमाम चीज़ों में काफ़ी बदलाव है, हालात अलग है। उस बैकवर्ड में भी जो है गैप है। गैप कैसी है? बैकवर्ड में यादव अपने आप को बैकवर्ड मानता है, कुर्मी मान रहा है, कुशवाहा मानता है। फिर वहाँ पर ऐसी जातियाँ हैं जिनका ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि लोहार हो गया, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन, नूनिया हो गया, महतो हो गया। तो ये इनकी हालात लगभग जो है वो दलितों की तरह ही है। प्रजापति हो गया, कुमार हो गया। तो ये तो बैकवर्ड के अंदर जो बैकवर्ड है। कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव के पहले कैसे जातिगत जनगणना की बात करी, यानी वो इसीलिए हो पाया क्योंकि बिहार में वो बात नहीं बनने वाली हिंदू मुस्लिम की। बिहार जैसे ये बात कही गई कि बिहार में भले ही शिक्षित नहीं है, लेकिन उसको इस बात का समझ है कि कौन हमारे साथ सही कर रहा है, कौन हमारे साथ गलत कर रहा है। कहने के आरजेडी ने भी उसी तरीके से कहने के जो
जिस मुताबिक लोगों को उतारना चाहिए था, मुस्लिम समाज को जो भागीदारी देनी चाहिए थी वो भी नहीं दी है। या इस बार आरजेडी ने मुसलमान समाज को जो 17% है उनको भागीदारी नहीं दी। जी, तो संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो 243 विधानसभा है, 40 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी को देने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर दिए गए हैं। नेशनल चौपाल देख रहे हैं आप, मैं हूं संदीप आनंद। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो बैकग्राउंड है वो गांव का बैकग्राउंड है। हम बिहार के एक गांव में हैं जो कल्याणपुर विधानसभा में है। कल्याणपुर विधानसभा के बारे में आपको बता दूं कि कल्याणपुर विधानसभा ये मोतिहारी ज़िले में आती है। वैसे तो मोतिहारी ज़िले में 12 विधानसभाएं आती है, उसमें कुछ जनरल है और कुछ शेड्यूल कास्ट रिजर्व है, लेकिन मोतिहारी ज़िले की कल्याणपुर विधानसभा खास तौर पे जो है यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स आपको दिख रहे होंगे, लगातार आप चैनल पर इनकी बातें, इनकी खबरें आप सुनते होंगे, इंटरव्यूज़ देखते होंगे। हमारे साथ है हमारे होनहार पत्रकार पराग महेंद्र जी, और साथ में हमारे एडिटर है, इस चैनल के संस्थापक हैं इंजीनियर स्नेहा जी। दोनों ही लगातार बिहार में घूम रहे हैं, बिहार की खबरें कर रहे हैं, और साथ ही स्नेहा जी पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी करते हुए आपको नज़र आती होगी। तो इनसे बात करेंगे कि बिहार में क्या है। देखिए, लगातार मेन स्ट्रीम की मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो एडिटर हैं, जो संपादक है, लगातार ज़मीन पर यानी बिहार के अंदर घूमते हुए आपको नज़र आते होंगे। हमारी भी टीम जो है सीमित संसाधनों के साथ बिहार के कोने कोने में जाने की पूरा प्रयास कर रही है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार के असल क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, किन मुद्दों पर जो है बिहार का जो वोटर है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सवर्ण जो वोटर है वो क्या उसके मन में है, उसका मूड क्या है, आज जानेंगे हमारे दोनों पत्रकारों के साथ। तो स्नेहा जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि क्या है बिहार में ज़मीनी मुद्दे जिसको लेकर बिहार का जो वोटर है वो क्या सोच रहा है? देखिए, बिहार के सबसे बड़े मुद्दे जो हैं यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है। आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लोग बड़े समृद्ध हैं, साधन संसाधन से भरपूर हैं, और कुछ लोग बिल्कुल साधानहीन हैं। तो ये सामाजिक व्यवस्था का मुद्दा है, और इस मुद्दे को कोई नहीं छूना चाह रहा है। और वोटर भी यहाँ का उतना वोकल है, लेकिन वोटर उतना चालाक नहीं है। वोटर यहाँ आप देखेंगे, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, उसमें भी कई भागों में वो डिवाइड है। और छोटे-छोटे क्या कह सकते हैं कि बुनियादी ज़रूरतों के लिए लोग परेशान हैं। तो ये मुद्दे अभी चुनावी एजेंडे से गायब हैं। आप राजद का घोषणा पत्र उठाकर देखिए, तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि हम माई बहन मान योजना के तहत हाँ, उनका 2500 2500 हम देंगे। आप जेडीयू और भाजपा का, एनडीए का उठाकर देखिए, तो कहेंगे कि हम 10,000 रुपए देंगे। कोई कह रहा है कि सिलेंडर देंगे। मतलब लुभावने वादे हैं। बिजली की बात हो, तेजस्वी यादव कहते हैं कि 200 यूनिट देंगे, वो 150 यूनिट दे चुके हैं। इन्होंने कहा कि हम पेंशन बढ़ाएँगे, वो बढ़ा चुके हैं। तो दिक्कत ये है कि यहाँ सिर्फ लुभावने वादे हैं, और इसी से पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो अफ़ेक्ट कर रहा है, और समाज पर इसका असर देखने को मिल रहा है। वोटर भी ये नहीं बता पा रहे कि यहाँ शिक्षा की कमी है। वोटर ये नहीं जज कर पा रहे कि भई स्कूलों की कमी है। ये जज नहीं हो पा रहा है कि भई हमारे समाज के चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो या माइनॉरिटीज़ हो, उस समाज के अंदर रुतबा बढ़ाने वाले काम भी पॉलिटिकल एजेंडे से या फिर पॉलिटिकल पावर से मतलब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से गायब हैं। ये भी हम जानेंगे कि इन सब बातों का वोटर्स पर क्या असर, मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा। मैं पराग जी की तरफ आऊँगा।
पराग जी, आप भी लगातार ज़मीन पर घूम रहे हैं, अलग-अलग बिहार के कोने-कोने में आप भी गए हैं। हालाँकि और चुनाव बाकी है और भी घूमेंगे। लेकिन क्या सोच होगी बिहार के वोटर की, क्या मुद्दे होंगे और जिस पे वो वोट करेगा? बिहार में लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियों ने सरकारें बनाई, मुद्दों को बार-बार उसी तरीके से लुभावने वादे के तौर पर लाने की कोशिश की गई, जो कहीं न कहीं बिहार को बदलने की बात और बदलने के असली हकीकत में ज़मीन में किस तरीके से वो परिवर्तन हो पाए, ये दोनों हमेशा से ही उसमें अंतर देखने को मिला है। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है बिहार में। लोग जिस मुताबिक अभी अपने जीवन को जी रहे हैं, शुरुआत शिक्षा से होती है। स्कूलों को बड़े पैमाने पर बंद करने का काम सरकार यहाँ पर जो चली है उन्होंने समय-समय पर किया, नई स्कूलें नहीं खुल रही है। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और रोज़गार उसके प्रभावित करता है क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं या फिर शिक्षा को लेकर सरकार के पास में ऐसा कोई प्लान नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो पाएँ और उसके कारण लोगों के पास रोज़गार नहीं है और रोज़गार नहीं होने के कारण लोग मजबूर है बिहार को छोड़ने के लिए। लोग पलायन करने के लिए इतने ज़्यादा मजबूर है कि थोड़ा भी अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, ये हमने काफ़ी सारे लोगों से जब बातचीत किया जो युवा है ख़ास तौर पर उनसे बातचीत किया कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो बोले थोड़ा बस पढ़ लेना है और बस बिहार को छोड़ना है। यही वो कहते हैं। बिहार को छोड़ने की बात युवा कर रहा है। यानी पलायन ही एक इतना बड़ा मुद्दा है कि हम देख रहे हैं कि देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ पर बिहार से आने वाला व्यक्ति या बिहार से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति हमको आसानी से मिल जाता है। यानी पूरे देश के हर एक कोने में बिहार के लोग आपको मिलेंगे। अभी ये दिवाली का जो है वो त्योहार है हम। जी, और उसी दिवाली के त्योहार के चलते जो लोग हैं उन बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर अपने बिहार में, अपने गाँव में, कस्बों में लौट आए हैं। इसीलिए लोग हमें मिल रहे हैं और उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो रोज़गार का बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का इतना ज़्यादा खतरनाक कहने के माहौल बना हुआ है कि लोग अगर आपातकाल स्थिति आती, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर एम्बुलेंस उनके तक नहीं पहुँच पा रही और उनको अपने गाँव को छोड़कर मतलब जहाँ जिला होता है, वो जिले के अस्पताल में उनको जाना पड़ता है 20, 25, 30 किलोमीटर। अगर मान लीजिए रात के समय में कुछ भी अगर होता है, तो वो कैसे जा पाएँगे उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो ये ज़मीनी हकीकत है और साथ ही साथ सुरक्षा। महिलाओं को लेकर तमाम जो अन्य अत्याचार है, जातिवाद जिस मुताबिक है, लोग एक-दूसरे के साथ बैठना, एक-दूसरे के साथ भाईचारे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लोग एक मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले तक बैठने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि वो दूसरे समाज से ताल्लुकात रखते यानी मैं आपको बता दूँ कि बिहार में जब गाँव में घूमते हैं, तो यहाँ टोला है। अलग-अलग टोले पे लोग अलग-अलग जातियों के रहते हैं। अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को अगर प्रचार करना है, तो वो उसको अलग-अलग टोलों पे जाना पड़ेगा। इस टोले के लोग उस टोले पे नहीं जाएँगे, उस टोले के लोग उस टोले पे ज़्यादातर नहीं जाएँगे, ऐसे ही हमने यहाँ पाया है। जी, बताइए। तो कोशिश यही है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, सुरक्षा ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन पर बिहार के अंदर काम किया जाए तो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो एनडीए गठबंधन है या फिर इंडिया गठबंधन, ये इन तमाम मुद्दों को दरकिनार कर जैसा स्नेहा जी ने अभी कहा कि उन वादों को उस मुद्दे पे पर ही आएँगे। अभी फ़िलहाल हम समझना चाहते हैं कि बिहार का जो वोटर है, वो क्या सोच रहा है। स्नेहा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि किन-किन विधानसभाओं में आप गए? कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चल रहा है? ज़रा बताएँगे? देखिए, हम मुज़फ़्फ़रपुर डिस्ट्रिक्ट में घूमे हैं। उससे गायघाट विधानसभा हो गई, सीमांचल में हम गए हैं, किशनगंज गए हैं, कोचाधामन विधानसभा हमने देखी है और मोतिहारी ज़िले की चाहे नरकटिया हो जाए, ढाका विधानसभा हो और अभी हम कल्याणपुर में हैं। और आसपास की जो भी जगह है, केसरिया हो गई, तो ऐसी जगह पर लगातार जाने का मौका मिला और हम मार्जिनाइज़ लोगों के लिए काम करते हैं। क्योंकि हमारा तो काम ही है हाशिए पर जो समाज है वो कैसे जीवन यापन करता है ये देखना। तो ऐसे में इन सारी जगहों पर जब हम देखते हैं तो सीमांचल के मुद्दे अलग पड़ जाते हैं। सीमांचल जो कि वेस्ट बंगाल का वो बॉर्डर पड़ता है, तो वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। वहाँ की भाषा भी सुरजापुरी है, वहाँ की बोली भाषा अलग है। वहाँ इस्लामिक कल्चर जो है वो 90% फॉलो किया जाता है। तो वहाँ के मुद्दे अलग हैं, वहाँ का किसान अलग है और वहाँ वक्फ बिल के मुद्दे को मुस्लिम बाहुल होने के कारण मुस्लिम मुद्दे ज़्यादा प्रभावी है। वहाँ सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर वहाँ लोगों में आक्रोश नज़र आता है। हिंदू राष्ट्र को लेकर एक डर नज़र आता है। गरीबी, बेरोज़गारी ये तो है ही।
लेकिन इसके अलावा जो हमारे मूलभूत अधिकारों को वॉयलेट करते हैं, ऐसे इसका डर हम सीमांचल में देखते हैं। और फिर अगर आप इधर आते हैं मुज़फ़्फ़रपुर की तरफ, तो ये थोड़ा विकसित क्षेत्र है। ये मुज़फ़्फ़रपुर आप ये कह सकते हैं कि बिहार की पॉलिटिकल राजधानी है, पॉलिटिकल कैपिटल मुज़फ़्फ़रपुर है। और ऐसी पॉलिटिकल कैपिटल वाली जगह पर भी अगर आप देखते हैं, जब वहाँ पास में ही वैशाली पड़ता है, ये बुद्ध की भूमि है। फिर वैचारिक रूप से भी रूप से मजबूत है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप देखेंगे तो चाहे आप मांझी मांझी बस्ती पर अगर आप जाते हैं, तो ऐसी हालात है कि हम अपने आँखों से जब देखते हैं, तो हम अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हाँ, हम अमृत काल में हैं। हमने अमृत महोत्सव मनाया है, 75 साल संविधान को हो गए, 76-77 साल हमारी आज़ादी को हो गए, हमने इतनी सरकारें बनाई हैं, बिहार ने इतने मुख्यमंत्री देखे हैं, भारत ने इतने प्रधानमंत्री देखे हैं। बावजूद इसके हम दूसरे स्टेट की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, और यहाँ का जो जनजीवन है, यहाँ के जो लोग जीवन यापन करते हैं, उन तमाम चीज़ों में काफ़ी बदलाव है, हालात अलग हैं। एक सवाल जोड़ दूँ मैं। आप देख रहे हैं बिहार में दलित पिछड़ा जो है, अल्पसंख्यक जो है, यहाँ फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड का जो लगातार द्वंद्व होता है, तो जातिवाद को आप कहाँ देखते हैं बिहार में? देखिए फॉरवर्ड को छोड़ दिया जाता है, छोड़ देते हैं, बैकवर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ बैकवर्ड में दलित नहीं आ रहा है। मतलब हम अगर ओवरऑल थ्योरेटिकली अगर बात करते हैं, तो भाई बैकवर्ड की क्या डेफिनेशन है? भाई जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, वो हमारी डेफिनेशन है। लेकिन जब हम ज़मीन पर बात करते हैं, तो यहाँ जो बैकवर्ड है, वो ओबीसी ही बैकवर्ड माना जा रहा है। मतलब लोगों की ये भावना है। दलित अपने आप बैकवर्ड यानी ओबीसी। हाँ, और जो दलित है वो अपने आप को यहाँ से अलग कर रहा है, क्योंकि वो तो और ज़्यादा बैकवर्ड है। दलित यहाँ से पीछे हैं, आदिवासी की संख्या कम है, लेकिन वो भी दलितों के लगभग सिमिलर ही माना जाएगा। माइनॉरिटीज़ भी बैकवर्ड है, लेकिन वो भी यहाँ से अलग है। अब जो यहाँ इनके कहे अनुसार, इनके कथन अनुसार जो भी इनकी मान्यताएं हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड की, उस बैकवर्ड में भी जो है गैप है। गैप कैसी है? बैकवर्ड में यादव अपने आप को बैकवर्ड मानता है, कुर्मी मान रहा है, कुशवाहा मानता है। फिर वहाँ पर ऐसी जातियाँ हैं जिनका ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि लोहार हो गया, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन, नूनिया समाज हो गया। नूनिया हो गया, महतो हो गया। तो ये इनकी हालात लगभग जो है वो दलितों की तरह ही हैं। प्रजापति हो गया, कुम्हार हो पति गया। कुमार हो गया। तो ये तो बैकवर्ड के अंदर जो बैकवर्ड है, वो और भी मतलब ये कह सकते हैं कि वो दोनों अलग-अलग करता है। तो उस पर काम होना अब ज़रूरी है। मतलब सीधे-सीधे यहाँ पर ये कहते हैं ना कि नॉन यादव, मेजॉरिटी, मतलब अगर आप ऐसे बात करते हैं तो मीडिया वाली टर्म। हाँ, हाँ, तो ये कहते हैं कि एक तो यादव हो गया बैकवर्ड में, और फिर नॉन यादव, और उस नॉन यादव में हालाँकि उनका परसेंट 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 4% हो सकता है, लेकिन उनका जितना भी परसेंट है, भाई संविधान तो कह रहा है ना कि उसका रिप्रेजेंटेशन उसके हिसाब से दे दिया जाना चाहिए, लेकिन इनका ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है। नूनिया समाज का ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है, लोहार का 0% रिप्रेजेंटेशन है, कुम्हार का रिप्रेजेंटेशन लगभग 0 है। तो ये इन चीज़ों पर भी काम नहीं हो पाया है। जी पराग जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप कौन-सी विधानसभा में गए, कौन से जिले में गए? जी, हम लोग बक्सर जो विधानसभा है, बक्सर विधानसभा में गए। उसके बाद हम लोग मोतिहारी की जो कल्याणपुर विधानसभा में इस वक़्त है, वहाँ गए, और भी बाकी जगह बाकी विधानसभाओं में गए। तो ये एक चीज़ हमने समझा है कि इस बार जो चुनाव है, या फिर इस बार जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे कहीं न कहीं मजबूरन तौर पर ये कहेंगे, या फिर कहीं न कहीं जो माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उनके भागीदारी के आधार पर जो चीज़ होनी चाहिए,
वो कहने के मिलने के लिए जो पूरे देश के अंदर जो माहौल बना, उसके कारण अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर कहेंगे तमाम दूसरी भी जो पार्टियाँ हैं, जो धर्म की राजनीति करना चाहती है, वो कहने के धर्म की राजनीति का मामला बन नहीं पा रहा। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव के पहले कैसे जातिगत जनगणना की बात करी। यानी वो इसीलिए हो पाया क्योंकि बिहार में वो बात नहीं बनने वाली हिंदू-मुस्लिम की। बिहार जैसे ये बात कही गई कि बिहार में भले ही शिक्षित नहीं है, लेकिन उसको इस बात का समझ है कि कौन हमें हमारे साथ सही कर रहा है, कौन हमारे साथ गलत कर रहा है। हाँ, उनको लुभावने वाद्यों के साथ गफलत में ज़रूर फँसा लिया जाता है। एक बात ये भी है कि इस बार मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट नहीं आया कि हम आरक्षण नहीं हटाएँगे, हम आरक्षण के समर्थन। हाँ, तो वो उसी से हमेशा हमेशा से ही बिहार का जब इलेक्शन होता है तो उनका स्टेटमेंट आता है कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। आरएसएस हमेशा से ही आरक्षण का समर्थन करती आई। तो ये बदला मिजाज है लेकिन इसके पीछे एक साजिश भी है। आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो कभी मुसलमानों को टिकट देती नहीं, मुसलमानों को भागीदारी देती नहीं। दूसरी तरफ जेडीयू पर भी उसका असर देखने को मिला जो उनके गठबंधन में है कि जेडीयू ने भी मुसलमानों को भागीदारी नहीं दी। जबकि बिहार में एक बड़ा तबका जो है मुस्लिम समाज से 16 से 17% जो ताल्लुकात रखता है और उसके बावजूद भी कई विधानसभा की सीटें हैं जो कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ बन जाए तो वहाँ पर वो सीट निकल सकती है। वो वहाँ पे सीट वो जीत वहाँ पर निर्धारित हो सकती है। तो वो चीज़ इस बार नहीं की गई है और कहने के आरजेडी ने भी उसी तरीके से कहने के जो जिस मुताबिक लोगों को उतारना चाहिए था, मुस्लिम समाज को जो भागीदारी देनी चाहिए थी वो भी नहीं दी है। क्या इस बार आरजेडी ने मुसलमान समाज को जो 17% है उनको भागीदारी नहीं दी? जी, तो संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो 243 विधानसभा है, 40 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी को देने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 सीटों पर दिए गए हैं। और ऐसा गणित बैठाया गया है अगर कल्याणपुर विधानसभा की अगर हम बात करेंगे, तो जहाँ पर हम इस वक़्त बैठे हैं, तो कल्याणपुर विधानसभा में दलित और मुस्लिम जो वोटर है, ये वोटर निर्णायक है और यही विधायक बनाता है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी ने न उतारते हुए यहाँ पर यादव समाज के व्यक्ति को, मोहन यादव को पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में उतारा और इस बार भी उतारा है। मतलब मुस्लिम और दलितों के वोटों के बदौलत यादव को कैसे विधायक बना जाए, इसका तिगड़म बैठाने का काम आरजेडी कर रहा है और उसी तरीके से वो चुनाव जीत रहे हैं और काफ़ी सारी सीटों पर यही उनकी रणनीति है। स्नेहा जी, देखिए बिहार के राजनीति में जो बैकवर्ड की जो राजनीति है आरजेडी और जदयू की, नीतीश कुमार और तेजस्वी जी, लालू यादव जी, कैसे देखते हैं आप इनकी राजनीति को? क्या दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्याक जो है इनकी जो राजनीति है उनसे यानी सही से उनके साथ आना चाहिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्याक ने, या फिर क्या करना चाहिए? क्या विकल्प हो सकता है उनके तरफ? देखिए यहाँ पर अभी आरजेडी का जो एजेंडा है वो आरजेडी कांग्रेस के साथ में है। अपने आप को वो सामाजिक न्याय की बात मतलब सामाजिक न्याय के प्रणेता खुद ही कहते हैं और जननायक और जो भी है वो अपने आप लालू यादव जी ने उतना काम किया है। काम किया है, लेकिन वो जो सामाजिक न्याय के लिए जो काम हुआ उसमें दलितों के हिस्से में कुछ नहीं आया है। आपको पता है आज जो दलितों के हिस्से में यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत घूमना फिरना, हालात तो पलायन तो है ही, खाने पीने की जो भी रोज़मर्रा हम तो अभी भी कह रहे हैं कि बुनियादी चीज़ों के लिए दलित परेशान है। ये बदलाव नहीं ना कर पाए, इसमें कोई बदलाव वो नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात ये है कि जो दलित कम्युनिटी हैं, यहाँ का दलित और यहाँ का जो मुस्लिम है और ये आरजेडी का वोटर लंबे समय से रहा है और अभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं। कुछ इलाके जैसे छोड़ दिया जाए तो मान लो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर अगर आप छोड़ देते हैं और बीच में चले जाते हैं तो वहाँ पर दलित जो वोटर हैं उनको लगभग ये माना जाता है कि ये जो वोटर है वो आरजेडी का वोटर है, बिना किसी इसके इन पर टैग लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं मुस्लिमों को भी ये माना जाता है कि ये आरजेडी का वोटर है। वहीं जेडीयू की अगर आप बात करते हैं तो अभी जेडीयू का जो एजेंडा है वो जेडीयू का अपना एजेंडा कुछ नहीं है। जो भाजपा का एजेंडा है वही जेडीयू का एजेंडा है। लगभग यहाँ से जेडीयू जो है वो साफ़ होने की कगार पर है। अब अगर रहेगा तो वो एक प्रतिनिधि के तौर पे या फिर क्या कह सकते हैं कि प्रतीक के रूप में जेडीयू रहेगा, लेकिन उसका रूप जो है भाजपा ले लेगी। भाजपा ले लेगी
और ये आप कह सकते हैं कि अब जेडीयू भाजपा बनने जा रही हैं या फिर भाजपा जेडीयू में समाहित होने जा रही हैं। इसी प्रकार से अभी आने वाले समय में होने वाला है। और यहाँ आप अभी आपने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो आपको बताएँ कि यहाँ गाँव में जो कास्ट सिस्टम है या गाँव में जो कास्ट के नाम पर जो वॉयलेंस होता है, इससे यादव भी नहीं बचा हुआ था। आपको बताते हैं। मतलब आप जिस गाँव में जाते हैं, कैसे कैसे? बता रहे हैं, जैसे कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर जो आपने टोले होते हैं, मुस्लिम टोला हो गया, तो वैसे राजपूतों का टोला है। आप राजपूतों के टोले से यादव एक समय रहा हो, मतलब आज से 40 साल पहले यादव भी उस टोले से नहीं गुजर सकता, वो चप्पल पहनकर नहीं जा सकता, यादव भी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, ऐसी स्थिति रही थी। और इसीलिए उन्हें सामाजिक न्याय का प्रणेता जो भी कहा जा रहा है, तो उन्होंने अपने समाज को मान सम्मान दिलाया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज यादव जो समृद्ध है, शक्तिशाली है, यहाँ के लोग कहते हैं कि यादव दबंग है, इनकी भाषा में, दलितों की भाषा में। तो ये किसकी देन है? ये तो लालू जी की देन है। इसीलिए सामाजिक न्याय, क्योंकि यादव कम्युनिटी को नहीं मान सम्मान मिल रहा था। उनके पास सिर्फ खेती बाड़ी रही, लेकिन जाति के नाम पर वो भी प्रताड़ित रहे हैं सवर्णों से। तो आज की तारीख में वो प्रताड़ित नहीं है। आज अगर जितना शक्तिशाली राजपूतों का टोला है, जितना शक्तिशाली भूमिहार का टोला है, उतना ही शक्तिशाली यादव का टोला है। लेकिन यादव का टोला तो शक्तिशाली बन गया, दलितों की बस्ती नहीं बनी है। आप मांझी के टोले पर जाएंगे तो मांझी शक्तिशाली नहीं बना है, इसीलिए इनका सामाजिक न्याय अधूरा है। हमारा ये कहना है कि इनका सामाजिक न्याय अधूरा है, क्योंकि मांझी के टोला में वो समृद्धपना क्यों नहीं आया? क्यों वहाँ पर आज भी पानी का पानी जो है वो गंदा ही है? क्यों वो बस्तियाँ मलिन है? क्यों वहाँ पर सड़कें तो है ही नहीं? सड़कों की बात तो छोड़िए, गलियारे हैं, छोटी छोटी गलियारी, एक का, हाँ, एक की मड़िया आप क्रॉस कर लो, दूसरी मड़िया तुरंत आ जाएगी, उस मड़िया को क्रॉस करेंगे तीसरी मड़िया आ जाएगी, रास्ता कुछ है नहीं। ठीक है, मड़िया बनाकर, झोपड़ी बनाकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये सामाजिक न्याय इनका अधूरा है। मुस्लिम के टोले में आप देखें तो वो व्यापार में है। यानी आपका कहना यह है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई में दलित कहीं ना कहीं, दलित अल्पसंख्याक जो है कहीं ना कहीं अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ये रहा, और इसीलिए इनका सामाजिक न्याय आपने जो कहा वो पूर्ण तरीके से रॉन्ग है, अधूरा है, गलत है। क्योंकि यहाँ अलग दुसाध समाज अगर आज थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रहा। आप देखिए नेता भी रहे हैं। चिराग पासवान के जो पिताजी हैं, वो चाहे सरकार किसी की भी हो, उन्होंने पावर अपने पास रखा, और इस बात का ही जो क्या कह सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस समाज में है। ये नहीं कह रहे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन समाज के अंदर मनोबल बढ़ना भी बड़ी बात होती है। तो ये क्या नाम है चिराग पासवान के पिताजी का? नाम रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान के पॉलिटिकली प्रेजेंट की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और थोड़ी बहुत भागीदारी है। लेकिन दुसाध का मोहल्ला अभी नहीं सुधरा है। देखिए, समाज में कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन स्थिति नहीं सुधार हुई, सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं सुधार हुई है। जितने प्रतिशत में होनी चाहिए उसकी कंपैरिजन में आप कहीं और का दलित उठाकर देखिए। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे, क्योंकि हम महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र का जो दलित है उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो बदलाव है, वो बदलाव यहाँ पर नहीं है। क्योंकि पंजाब के दलितों की बात करें, यूपी के दलितों की बात करें, हाँ, स्थिति कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ जो बेबसी हमने देखी है वो बहुत ही दर्द देने वाली है। जी देखिए, ये तो बात हो गई राजद और जदयू की। अब हम बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट बंटवारा। इस बार बहुजन समाज पार्टी का टिकट बंटवारा की बहुत चर्चा हुई। आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम की मीडिया में भी इस बात की चर्चा हुई कि जो बसपा का जो टिकट बंटवारा है वो बहुत शानदार रहा है। कैसे देखते हैं आप? निश्चित ही बसपा का जो टिकट बंटवारा रहा इस बार काफ़ी कुछ अलग देखने को मिला। बसपा हमेशा से ही भागीदारी की बात करती है। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ो, इनको तो वो टिकट देती ही है।
लेकिन मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा अगर टिकट अगर किसी ने दिया है पूरे बिहार में, वो बहुजन समाज पार्टी है, जहाँ पर 9 सीटें आरजेडी ने दी है, उससे कई ज़्यादा सीटें मुस्लिम तबके को दी है। और इसके साथ-साथ ये बड़ी बात ये है कि जो मुस्लिम समाज से जो लोग को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, वो ख़ास तौर पर कई पूर्व विधायक रहे हैं, कोई मंत्री रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और मुस्लिम समाज से है और उनको बसपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। राजपूत समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया है बसपा ने, और उसके साथ दूसरी जो जातियाँ ओबीसी तबके से आती है, उनको पिछड़े अति पिछड़े वर्ग से आने वाली जातियों को भी बसपा ने टिकट दिया है। मतलब ऐसा कोई जाति नहीं, ऐसा कोई समाज नहीं जिनको भागीदारी के तौर पर बसपा ने चुनावी मैदान में इस बार जो है बिहार में उतारने का काम किया है। अब मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा जो बात स्नेहा जी ने कही कि पूरे बिहार में जो सियासत चल रही है, उस सियासत में अगर बहुजन राजनीति की बात करेंगे तो नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी के लालू यादव हो, ये बात कहते हैं कि हमने बहुजन राजनीति की है, हमने बहुजन समाज की जो है वो सियासत इस बिहार में की है। लेकिन अगर तुलनात्मक तौर पर अगर हम यही बात उत्तर प्रदेश में अगर करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी का जो शासनकाल रहा और वहाँ पर लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ, वहाँ पर तमाम जो ऐतिहासिक विरासतें बनाई गई, लोगों के सोचने समझने में जो बदलाव आया, सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, यहाँ पर बिहार में भी वही लालू यादव, नीतीश कुमार जो अपने आप को बहुजन राजनीति करने की बात करते हैं, वो परिवर्तन बहुजन समाज के बीच नहीं दिखता। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के जीवन में वो बदलाव कहने की नहीं नजर आता। मतलब बहुजन राजनीति तो इन्होंने की है, लेकिन सवर्ण राजनीति जिस तरीके से की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के जरिए, कांग्रेस के जरिए जो राजनीति की गई, और उस राजनीति के जरिए तमाम प्रदेशों में आज भी दलितों, आदिवासियों की जो स्थिति है, वैसी ही समान स्थिति इस बिहार में नजर आती है। मतलब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का जो राज रहा और आरजेडी का और जेडीयू का जो राज रहा, वो कहीं ना कहीं बहुत अंतर नहीं नजर आता, उसमें समान तौर पर देखने को मिलता है। तो ये बड़ा एक फर्क है। बस उन पर सामाजिक न्याय का एक टैग लगा है कि उन्होंने सामाजिक न्याय किया। जैसे जिस तरीके से इंजीनियर स्नेहा जी ने बताया कि वो सामाजिक न्याय जो है वो अधूरा है। चलिए आखिरी बात कर लेते हैं एक कि आप कैसे देखते हैं टिकट बंटवारे को? देखिए बसपा की, चूँकि हम खुद एक कैंपेन सँभाल रहे हैं, तो और बहुजन समाज पार्टी के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं फ़िलहाल। और आप ये देखिए, यहाँ ही की बात नहीं है, बिहार की नहीं है। हमने इससे पहले एमपी का टिकट बँटवारा देखा है, उनकी लिस्ट देखी है उम्मीदवारों की, छत्तीसगढ़ की देखी है, महाराष्ट्र की देखी है, और हर स्टेट में जहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में होती है, गठबंधन के साथ हो या फिर अपने बलबूते चुनाव लड़ी, अकेले चुनाव लड़े, तो बसपा का नारा रहा, कांचीराम साहब ने नारा लगाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम लोग बिलीव करते हैं भागीदारी पर, बसपा बिलीव करती है भागीदारी पर, और किसी को कंगाल रख के, किसी को अमीर बनाकर ये भागीदारी तो पूर्ण नहीं हो सकती। तो चाहे धन की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, या चाहे टिकट बंटवारे की बात हो, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, बहुजन समाज पार्टी चाहती है जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको टिकटें दी जाए। तो अगर यहाँ दी गई इस बार? दी गई हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर 18% मुसलमान हैं बिहार के अंदर। तो ऐसे सबसे ज़्यादा आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जो कांग्रेस अपने आप को मतलब मुस्लिमों के वोटों को ले रहनुमा मानती है, मुस्लिमों के वोटों को लेकर उन्होंने इतने सालों तक, यहाँ 50 साल लगभग सरकारें बनाई है, स्टेट में, कई स्टेट में बनाई है, सेंटर में बनाई है, वो भी नहीं दे पाए हैं रिप्रेजेंटेशन। और राजद जो ठेका ले रखा है जिन्होंने मुसलमानों के वोटों का, उनको लगता है कि हम ठेकेदार हैं, मतलब मुसलमानों के सारे वोट हमारे हैं, दलितों के सारे वोट रेंटेड ले रहे हैं। हाँ, तो वो उनको लग रहा है कि हम ही ठेकेदार हैं इस समाज के। उन्होंने मात्र 9 सीटें दी हैं। कितनी हास्यास्पद बात है, 9 सीटें मतलब आप कितने प्रतिशत दे रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकटें दी हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है। मैं सवाल जोड़ना चाहूँगा कि दलित मुसलमान जो समीकरण है, बसपा पर कितना असर पड़ेगा इसका? आखिरी सवाल। देखिए, दलित मुसलमान का ये जो सामाजिक गठजोड़ है, ये बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी और यहाँ काम करने की ज़रूरत है। यहाँ और भी अन्य जातियाँ हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन से दूर हैं, रिप्रेजेंटेशन से बाहर हैं।
उन जो बैकवर्ड कम्युनिटी में जो अभी भी सदन नहीं है, साधन संसाधनहीन है, वो समाज भी अगर बसपा के साथ जुड़ जाता है तो बात और भी बन सकती है। ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बिहार एक ऐसा प्रदेश है, हमारा अपना ये मानना है, चूँकि हम घूम रहे हैं, तो बसपा यहाँ पर ताकत से उभर सकती हैं। बशर्ते यहाँ ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी को और एफ़र्ट्स लगाने की, यहाँ के तमाम लोगों को एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। अगर हम इसे पॉलिटिकली पॉलिटिकल और सोशो पॉलिटिकल अगर यहाँ का सिनेरियो देखते हैं और उसको मजबूत कर पाते हैं, तो ये बसपा के लिए आने वाले समय में यहाँ हम सरकार बना सकते हैं। इस राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश के बाद जैसे हरियाणा, पंजाब बसपा के लिए जो फर्टाइल है, वैसे बिहार भी फर्टाइल है। हम यहाँ सरकार बना सकते हैं, इतनी फर्टाइल ये भूमि है, बशर्ते आपको सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना होगा और यहाँ के दलित और मुसलमानों के साथ जो बैकवर्ड कम्युनिटी का जो लोग हैं, जो अभी भी यादव से त्रस्त हैं, सीधा कह रहे हैं, यहाँ ऐसे ही बात की जाती है। यादव कम्युनिटी से नॉन यादव बहुत त्रस्त है। गांव में जो पहले भूमिहार यादव के साथ बर्ताव करता था, आज यादव, नॉन यादव और बाकी लोगों के साथ करता है। तो ये चीज़ें किसी से छुपी नहीं है, यहाँ खुलेआम बोला जाता है। हम तो मीडिया पर है इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं, लेकिन आप गांव बस्ती में चलिए, वो सीधा कहते हैं कि भाई ये हमारी बस्ती है, ये उनकी बस्ती है, हम उनकी बस्ती से गुजर नहीं सकते हैं, और गुजरना है तो भाई फलानी जगह से ऐसे होकर गुजरना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। पराग जी, आखिरी सवाल लूँगा। आपने कैंपेन देखा, टिकट बंटवारा देखा, बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटों पर सीधी राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा के साथ टक्कर? अनुमान के तौर पर देखा जाए तो 15 से 20 सीटें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। 25 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे अनुमान से 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक नेक टू नेक फाइट दे रही है। वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अगर हारती भी है तो सेकंड पोजीशन ही रहेगी, या फिर अगर जीतती है तो वो तो फर्स्ट पोजीशन रहना ही है। लेकिन अगर बसपा वहाँ पर चुनाव जहाँ पर ऐसी तमाम विधानसभा लड़ती है तो लड़ रही है, तो वहाँ सेकंड पोजीशन अगर रहेगी, बसपा हारती है। 15 से 20 सीटें बड़ी प्रभावी है। उसके पीछे का कारण हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि टिकटों का आवंटन और जातीय समीकरण जिस मुताबिक उम्मीदों के आधार पर बसपा ने टिकटों का आवंटन किया है, वो अगर फिट बैठा, अगर उस तरीके से वो कारगर साबित हुआ, बसपा अपने वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए अगर सफल हो पाए, तो निश्चित ही बात वहां पर बन सकती है। आपने देखा कि हमने चर्चा की अलग अलग मुद्दों पे, और अलग अलग मुद्दों के साथ साथ जो मुद्दे मेन स्ट्रीम की मीडिया चर्चा में नहीं लाती, उन मुद्दों पे बात करने की कोशिश की है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पे? बिहार से है तो आप कौन से ज़िले से है, कौन से विधानसभा से है, कौन से गाँव से है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।